cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ हर्ष मंदर साहब के साथ में। आपका IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रहा है तकरीबन 20 साल। उसके बाद आपने गैर सरकारी तंजीमों, संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम किया, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी, कम्युनल वायलेंस, मास वायलेंस और जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ में, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में आपका काम रहा। लेकिन मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से, ताकि हमारी बातचीत का जो केंद्र है वो एक ख़ास बना रहे। ये सब बार बार बात आती है कि ये सिटीज़नशिप देने का कानून है, छीनने का नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं बार बार एक बात कहते हैं, तो ये बात हम मान क्यों नहीं लेते? जो इस सरकार का पिछले 6 सालों का जो काम रहा है उसने दिखाया है कि एक बहुत ही कम्युनल मेंटालिटी से उनका काम रहा है और इंडियन मुस्लिम्स को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया है, एक सोशल एनवायरनमेंट ऑफ हेट, लिंचिंग। तो ये एक संदर्भ है जहाँ पे सरकार की नीयत पे यकीन करना मुश्किल है। एक तो पहली बात ये है। दूसरा, अगर हम एक्चुअली हमें तकलीफ़ थी कि हमारे पड़ोसी देशों में कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको परसिक्यूशन हो रहा है, जिन्हें जो तकलीफ़ में हैं, तो ज़रूर फिर हमें बहुत पहले से हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक रेफ्यूजी कन्वेंशन है जहाँ पे हम लोग इसको जिस पे हिंदुस्तान ने साइन नहीं किया है, हम उस पे साइन करें, अपनी ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करें कि जहाँ जो पीड़ित है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ 3 देश जहाँ जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, और उसमें अफ़गानिस्तान तो हमारे पड़ोस में भी नहीं है और सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा वैसे भी नहीं रहा 1947 में। नहीं, ना अंग्रेज़ों के वक्त में भी हिंदुस्तान का हिस्सा कभी रहा। दूसरी तरफ श्रीलंका है, म्यांमार है और चीन है। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। इन सभी देशों में भी पीड़ित लोग हैं, रोहिंग्या लोग हैं, जो उइघुर लोग हैं जो चीन में हैं, चीन में उइघुर कम्युनिटी की उइघुर जो कम्युनिटी है, और तमिल लोग हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में जी, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में। और पाकिस्तान के अंदर भी अहमदिया कम्युनिटी अगर सबसे ज़्यादा कोई आज जिन्हें एक पीड़ित माइनॉरिटी के रूप में रिलीजियस परसिक्यूशन जिसका सामना करना है, अहमदिया कम्युनिटी भी है। और ये वो अहमदियाज हैं जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के कादियान नाम की जगह से है। इनफैक्ट गुरदासपुर ज़िले में ही उनकी शुरुआत हुई, तो एक तरह से हिंदुस्तान से ही उनकी उपज हुई है। तो अगर सरकार चाहती कि एक्चुअली हम परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को हेल्प करते हैं तो एक अलग किस्म का कानून बनता है जिसको हम लोग सब स्वागत करते हैं। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ 3 देश और उनके भी उन्होंने ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि हम बाकी सबको एक्सेप्ट करेंगे एज रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, लेकिन हम मुस्लिम्स को अलग करेंगे। और फिर जो मेन बॉडी ऑफ द एक्ट है वहाँ पे परसिक्यूशन का सवाल भी नहीं है, सिर्फ उन कम्युनिटीज़ का एक लिस्टिंग है। तो बहुत क्लियरली सरकार की नीयत बिल्कुल अलग है। नागरिकता देना ज़रूर, लेकिन कईयों को नहीं देना वो बहुत उसका हिस्सा है। और वो जो फ़र्क है वो मज़हब के आधार पे, रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पे। ये दूसरा कारण है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसको NRC और NPR से अलग नहीं देखा जा सकता है। NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्योंकि होम मिनिस्टर ने कई बार, ये हमारी कल्पना नहीं है, इसके इंट्रोडक्शन के बहुत पहले संसद के अंदर और संसद के बाहर इन दोनों को लिंक किया है और क्रोनोलॉजी की भी बात की है कि पहले हम CAA लाएंगे, फिर हम NRC लाएंगे। और इसका ये मतलब है कि पहले हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जिसके पास दस्तावेज़ नहीं हैं, जो साबित करने में
कामयाब नहीं हों कि वो हिंदुस्तानी हैं, अगर वो गैर मुसलमान हैं तो हमने उनके लिए रास्ता बना लिया है। उसके बाद फिर हम देश में इस तरह का कानून लाएंगे जिसमें हर नागरिक के ऊपर सरकार सवाल पूछ सकती है और उनसे नागरिकता का सबूत मांग सकती है। तो बहुत क्लियरली वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने का कानून है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये तीनों कारणों से सरकार जो आज कह रही है वो बिल्कुल ही उसमें यकीन करने का कोई बिल्कुल आधार नहीं है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके ख़िलाफ़ आपने एक स्टैंस लिया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके भी उसकी मुखालफत में जलसे जुलूस इस तरह के प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ले जाता हूँ दिसंबर में तकरीबन 20 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, और ये वो ज़माना है जिसमें एक साथ बहुत बड़े बड़े जलसे हुए, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जो रियासत है, राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें हुए, और तकरीबन 21 और समझा जाता है 24 लोग उसमें मारे गए। और वो मंज़र आपने ख़ुद वहाँ जाके देखा है अपनी आँखों से, और उन लोगों से भी मिले हैं जिनके घर में वो मौतें हुई हैं। उसके संदर्भ में हवाले से आप और दूसरे एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। ये किस तरह की ज़्यादतियाँ हैं? देखिए, एक तरफ जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक तरह से पूरा देश एक तरफ, और उत्तर प्रदेश और मैंगलोर में कुछ वक्त के लिए ये दो जगह, और दिल्ली, जहाँ तीन जगहों में सरकार भाजपा की है, वहीं हम देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट में वायलेंस और सरकारी दबाव है। ये भी बहुत साफ है, क्योंकि बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है दिल्ली में, लेकिन पुलिस को वही कंट्रोल करती है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये जो हम प्रोटेस्ट, जिसको प्रोटेस्ट कह रहे हैं, आज तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट ही नहीं, इसको एक मूवमेंट के तौर पे हमें देखा जाए। और किस चीज़ का मूवमेंट है, ये बहुत ख़ास है। ये मैं मानता हूँ कि संविधान या आइन के जो बहुत बुनियादी जो मूल्य हैं, जो वादे हैं, इंसाफ का, बराबरी का, आज़ादी का, और इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारा, इस सब का जो हमारे आइन में लिखा गया है, उसकी रक्षा में, उसके बचाव में लोग निकले हैं, और स्पॉन्टेनियसली निकले हैं, पूरे देश में निकले। मैं एक्चुअली रोज़ कहीं ना कहीं, और कहीं 50,000 लोग, कहीं 1 लाख लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इकट्ठा हैं, देश का झंडा लिए हुए, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान, दिल में मोहब्बत। इस तरह की बातचीत हमें दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश अलग किस तरह से क्यों रहा, उसमें बहुत साफ है कि सरकार ने वहाँ तय किया, वहाँ आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मतलब हेट स्पीच और हेट क्राइम्स का उनका एक बहुत पुराना इतिहास है। उनको ही उन्होंने चुना, उस ऐसे स्टेट का जो अगर आज़ाद होता उत्तर प्रदेश तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। अब इतना बड़ा ये प्रदेश है, उसका 1/5 पॉपुलेशन मुस्लिम है, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री वो इंसान हैं जिन्होंने एक मिलिशिया, पूरा एक मिलिशिया चलाया है, हिंदू मिलिशिया। जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का हेट स्पीच उन्होंने पहले दिया है, और सरकार में आने के बाद उन पे मुकदमे भी चले हैं तकरीबन 10-12, और उसमें एक कत्ल का मुकदमा भी है, और वो भी उन्होंने मुख्यमंत्री बन के वो अपने खुद के मुकदमे ही वापस ले लिए हैं। अब ऐसे व्यक्ति वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने मतलब बिल्कुल साफ तरीके से जंग छेड़ दिया है अपनी मुस्लिम जो नागरिक हैं अपने देश के, अपने प्रदेश के, उनके खिलाफ खुला जंग छेड़ा है, और बदले की बात उन्होंने अपने स्पीचेस में बदला लेंगे ये बात की है। देखिए, मैं सरकार में रहा हूँ, 6 ज़िलों में मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूँ, मैंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखे हैं, दंगे भी देखे हैं, और ये देखा है कि ये असाधारण नहीं है कि पुलिस भी एक कौमी भावना से काम करती है।
कौमी भावना से भी और सांप्रदायिक भावना से 1984 में देखा हूँ, 2002 गुजरात में देखा हूँ। लेकिन अब तक ये जो बड़े घटनाएं हुई हैं जहाँ पे जो कम्युनल वायलेंस के बहुत बड़े जो मैसेकर्स हुए, उसमें पुलिस की भूमिका बेसिकली ये रही है कि उन्हें कुछ नहीं किया और जानबूझ के जो भीड़ है उसको, जो दंगाई है उसको दंगा करने का एक जगह छोड़ी है। ये हमने दिल्ली में 84 में सिखों के खिलाफ देखा है, 2002 में गुजरात में भर में देखा है और जगहों में भी देखा है। आपने देखा है, मैंने अलीगढ़ में देखा है, मैंने मुरादाबाद का जिक्र भी सुना है, इसलिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैसियत से देखा, मैंने बढ़ते हुए देखा। और पुलिस की ज्यादतियाँ ऐसा नहीं कि वो बीजेपी राज तक महदूद रही हों, कांग्रेस के राज में भी ज़माने में हुई। और जो मलियाना और हाशिमपुरा ये जो वाक़यात हैं जिसमें कि हाशिमपुरा तो बहुत ही गंभीर वाक़यात है और ये है। लेकिन जो फ़र्क क्या है उसमें और इसमें? हाँ। देखिए, हाशिमपुरा को मैं अलग रख रहा हूँ, वो तो एक बहुत ही गंभीर कत्लेआम था सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से। लेकिन उसको अगर हम अलग कर दें तो क्या हम उत्तर प्रदेश में ये देख रहे हैं कि अब दंगाई को दंगा करने की इजाज़त और इनकरेजमेंट पुलिस नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस खुद दंगाई बन गई है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं उत्तर प्रदेश में देखा हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में जब हम गए हैं, कई घरों में आप घर के अंदर जाएं तो हर चीज़ को तोड़ा गया है। वहाँ का फ्रिज है। आपने वो घर देखे? घर देखे। किस जगह पे देखे? मुजफ्फरनगर में खास करके दिए, फिर मेरे साथी और जगहों में, संभल में भी गए हैं, मेरठ में हम ये देखें हैं कि हर चीज़ तहस नहस, एक प्लेट को आपने तोड़ा है और जो घर का खाना है उसको आपने फैला दिया है। औरतों के हाथों में, सर पे, बच्चों के हाथों में चोटें आई हैं। लेकिन ये सब मैंने पहले देखा है। सिर्फ जो उस मंज़र में जो फ़र्क ये है कि और जगहों में दंगाई ने ये किया, पुलिस ने हमें बचाया नहीं, ये कहानी रहती थी। आज ये कहानी है कि 40 पुलिस वाले घुस के आए और उन्होंने ये किया, 60 पुलिस वाले घुस के आए और उन्होंने ये खुद किया। और ना सिर्फ ये किया, उनके बैटन्स हमें मिले, उनकी टोपियाँ मिली उस सारे के बीच में। लेकिन जो उन्होंने बोला, 2-3 चीज़ें, एक तो जो सांप्रदायिक किस्म की जो लफ्ज़ होते हैं उसका इस्तेमाल मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो तो उन्होंने किया ही। ये पुलिस वाले जब लोगों के घरों में दाखिल हुए और लोगों की गिरफ्तारियां की? नहीं, गिरफ्तारियों के लिए भी नहीं गए थे, वैसे ही गए। अच्छा। ये तो सिर्फ बिल्कुल मतलब ये जैसे मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई भी वो दोपहर की थी, ये रात को 10, 11, 12 बजे इन्होंने जाना शुरू किया। वो भी चुन के जो वेल टू डू मुस्लिम हाउसेस थे और उन्होंने उस तरह का तहस नहस किया वहाँ। और उन्होंने, लोगों ने अलग अलग घरों में हमें ये बताया और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बातें कही, मुसलमानों के खिलाफ बातें, इश्तियाल अंगेज़, उत्तेजित करने वाली। पर 2 और चीज़ें अलग अलग लोगों ने हमें बताया। एक तो उन्होंने कहा कि आज़ादी चाहते हो, क्योंकि ये पूरा आंदोलन का आज़ादी चाहते हो ना, ये हम दिखाते हैं क्या आज़ादी होती है, और फिर पीटना और तोड़ना। और सबसे जो गंभीर बात है मुझे जो उन्होंने कहा, वो ये कई जगहों लोगों ने कहा कि ये घर तो अब हमारा हो जाएगा, तुम्हें तो जाना है पाकिस्तान, तो ये हमारा घर हो जाएगा। उस तरह की बात जो बंटवारा के वक्त की गई। तो बहुत क्लियरली उनकी समझ में CA NRC का ये मतलब है कि जिसको अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। जो RSS के विचार में अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन ये है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में बचे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को चुना है, वो पाकिस्तान चले जाएं, और वहाँ जो हिंदू हैं और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में आ जाएं। दैट विल बी द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। ये उनकी नज़र में ये पूरा जो, इसलिए जो RSS और मोदी और शाह और आदित्यनाथ वगैरह के लिए ये एक बहुत ज़रूरी कदम था हिंदू राष्ट्र के निर्माण का। आप ये समझते हैं कि उसके लिए कदम था। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा और यूपी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो लोग मरे हैं वो ज़्यादातर गोलियों से मरे हैं, और पुलिस का कहना है कि उसने तो फायरिंग भी नहीं की।
ये मानना बहुत मुश्किल है और कई जगहों में तो हमें वीडियोस वगैरह आजकल तो इस तरह का झूठ पे कायम रहना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आम लोग वीडियोस लेते हैं और ये वीडियोस हमने ऑथेंटिकेट भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इन वीडियोस को ऑथेंटिकेट करने का भी उनका पूरा सिस्टम है कि ये फेक वीडियोस नहीं हैं, जहाँ पुलिस को देखते हैं कि वो सीधा गोली मार रही है और वो भी छाती के ऊपर। और जो पूरा एक सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर का कि आप मतलब एक एस्केलेशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब आप तुरंत फायरिंग नहीं करते हैं, आपको बहुत सारे और कदम उठाने पड़ते हैं। और एक और प्रिंसिपल है, सिद्धांत है प्रोपोर्शनैलिटी, कि जिस प्रोपोर्शन में वायलेंस हुआ था, अगर मान लीजिए किसी ने पत्थर फेंका है तो आप उस पर गोली नहीं चलाएंगे, मतलब एक प्रोपोर्शनल वायलेंस होगा। वो सारे चीज़ें नहीं रही हैं और पुलिस ने अब धीरे धीरे ये क्लियर होगा कि किसने किसको मारा है। बट एक बहुत और जो बहुत ही ख़तरनाक पहलू है, मतलब बहुत सारे ख़तरनाक पहलू हैं जो पुलिस मित्र के नाम पे उन्होंने बेसिकली इस तरह के जो आदित्यनाथ के खुद एक मिलिशिया होती थी, आज पुलिस मित्र के नाम पे, जब पुलिस मित्र का मतलब ये था जो कम्युनिटी पुलिसिंग में आपका हेल्प करेंगे, तो कई लोगों को पुलिस मित्र जो इन तंजीमों के हैं, बजरंग दल जैसे, ये हिंदू वाहिनी वगैरह जी, इस तरह के लोगों को, तो क्या वो लोग फायरिंग कर रहे हैं? मतलब ऐसा तो ये कहना कि लोग विरोध भी कर रहे थे और खुद अपने लोगों को ही वो मार भी रहे थे, ये कोई मानेगा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ये इसकी आशंका है, इसका खदशा है कि वो लोग भी थे शामिल गोली चलाने में जो पुलिस मित्र जिनको कहा जा रहा है। लेकिन ये प्रूव करना, मतलब ये हमारी आशंका है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि लोग खुद अपने आप को वहीं मार रहे हैं, मतलब अपने ही लोगों। हर्ष माथुर साहब, मैं बहुत सुकून के साथ आपकी बात सुन रहा था। मैंने कोशिश ये की कि ज़्यादा बीच में मदाखलत ना करूं, लेकिन मुझे 2-3 सख्त सवाल आपसे करने हैं जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक पूरा देश है, एक देश की फोर्स है, उस देश में IPS ऑफिसर्स जाते हैं, IAS ऑफिसर जाते हैं, उसमें हर्ष मंदर भी जो 20 साल तकरीबन उन्होंने नौकरी की है, और प्रोफेशनल लोग हैं जो उसमें काम करते हैं। आप जिस तरह की बात कह रहे हैं और जिस तरह के एलिगेशंस आप लगा रहे हैं वो बहुत संजीदा हैं, बहुत गंभीर हैं। वो यूँ समझिए कि एक जो भारत की जो इमेज है एक बड़े एक जमहूरियत पसंद देश की, एक डेमोक्रेटिक देश की और एक लोकतांत्रिक ढांचे की और सांचे की, वो ज़रा सी देर में चकना हो चूर होता हुआ एकदम से नज़र आने लगता है और लोग ये कह सकते हैं ये तो बनाना रिपब्लिक है, ये कैसा मतलब किस तरह का जमहूरी निज़ाम। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप ही के काउंटर पार्ट्स हैं, आपके जूनियर रहे होंगे जो नौकरियां करते हैं, जो DG हैं, जो DIG हैं, वो ये सब कुछ होने देंगे सिर्फ इसलिए कि एक चीफ मिनिस्टर अगर ऐसा कहता है तो क्या वो सारा कानून उठा के ताक पे रख देते हैं? क्या वाकई हम उस लेवल पे पहुंच गए कि जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स क्वेश्चन भी नहीं करते, सवाल भी नहीं करते? मुझे उसी बात की शर्मिंदगी है और मैंने बहुत साफ कहा भी है कि मुझे अपने उन कॉलीग्स को देख के, जो पुराने कॉलीग्स हैं, मैं इस सरकार का, मतलब सरकार का हिस्सा रहा हूँ। IAS और IPS अफसर कितना कर सकते हैं ये मैंने देखा है। मैंने बहुत बड़े दंगे हैंडल किए हैं, 84 के दंगे हैंडल किए हैं, और जो दंगे देश भर में हुए थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना रथ निकाला था, उस वक्त मैं ज़िला मैजिस्ट्रेट था। तो मैं जानता हूँ कि अगर सरकारी अधिकारी जो SP है, DM है, चाहते हैं तो दंगा कुछ घंटों से भी ज़्यादा नहीं चलेगा। दंगा तो दूर, यहाँ पे पुलिस फोर्स खुद ये काम कर रही है, जो दंगाई, जो मैं बहुत गंभीरता से ये बातें कह रहा हूँ, खुल के बात कह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ ये इसके जो अंजाम होंगे ये भी मैं समझता हूँ। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर बात है जब हम अधिकारी ही, जो वहाँ के SP हैं, एक SP तो उनका रिकॉर्डिंग आया था जहाँ वो खुद वहाँ अपने मुस्लिम बासिंदों को, मेरठ के SSP कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, ये SSP कह रहे हैं। तो इस तरह की
की जो भावना है इसमें उनका अपनी सफाई में कहना है कि सब पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि अगर आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान ही चली जाइए। ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैंने देश भर में कहीं भी मैंने सिर्फ हिंदुस्तान की ही झंडा देखा। हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय गान है, जो नेशनल एंथम, एक तरह से प्रोटेस्ट गीत बन गया है। बहुत तो हम बात कर रहे थे वो जो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक क्राइसिस है, वो क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कई प्रदेशों में, ज़्यादातर प्रदेशों में ये नहीं हुआ है, कई हिस्सों में नहीं हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश के ही कई हिस्सों में नहीं हुआ, कई डिस्ट्रिक्ट में। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुआ है, क्योंकि जो माहौल बनाया गया था, जो मुख्यमंत्री ने एक सीधा एक रास्ता बताया, उसमें कई अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए वो पूरे प्रदेश में नहीं फैला है। तो जिन जिलों में हुआ है वो और ज़्यादा दे आर कल्पेबल। बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं आप। मतलब मैं समझता हूँ कि आप यही बात कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है और बहुत जगहों पे नहीं होने दिया, लेकिन कहीं गैर जिम्मेदारी कुछ लोगों की रही, जहाँ कुछ गैर जिम्मेदारी बहुत कमज़ोर शब्द है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज शामिल है कंप्लिसिटी इन जेनोसाइडल प्रोजेक्ट। मतलब इससे इतना मैं स्ट्रांगली ये कहना चाहता हूँ, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जब सरकार खुद अपने ही नागरिकों के हिस्से को, एक पहचान के लोगों को खिलाफ एक जंग छेड़ दे और अधिकारी उसमें शामिल हों, इतिहास इनको यही पहचानेगा कि दे वर पार्टनर्स इन अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसलिए कि बहुत संजीदगी से आपने बातें कही हैं और बहुत संजीदगी से उनको रिपीट किया, और फिर वो इल्ज़ाम है अपनी जगह जेनोसाइडल, और इसके साथ में और भी नरसंहार जिसको कहते हैं हिंदी में, और कत्लेआम कहते हैं। ये आज़ाद मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की इसकी ख्वाहिश है, ये बहुत आगे जाना चाहता है, और जो मुल्क के रहने वाले हैं वो सब इस बात की दुआ करते हैं कि ये दुनिया में सुपर पावर बनेगा। एक तरफ आप ये लॉ एंड ऑर्डर का नक्शा पेश करते हैं, अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी ने कंफर्म नहीं किया, तो ये बात कहाँ तक ले जाई जा सकती है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि चाहे आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ना हो, लेकिन ये कि और भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एवेन्यूज़ होते हैं उन पे चर्चा करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के अंदर ही एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो सरकार और के किसी हद तक नीचे रहता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस, ये सब लोग अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेमोक्रेसी को चलाते हैं, जैसे कि हम अमेरिका में देखते हैं, ब्रिटेन में देखते हैं, जो भी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। तो क्या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका रोल नहीं बनता कि इंटरवीन करें? तो अब तक तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इंटरवीन किया नहीं है। देखिए, मैं ही मानता हूँ कि ये क्राइसिस का वक्त है, और ना सिर्फ मैं मानता हूँ, जो लाखों लोग देश भर में निकले हैं, वो क्यों निकले हैं? जो शुरू में भी बात हुई थी, वो निकले इसलिए हैं क्योंकि जिस खतरे की बात आप कह रहे हैं, उस खतरे को आम हिंदुस्तानी पहचान रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमें मज़हब के आधार पे बांटने की एक उनकी साजिश है, कानून के माध्यम से, और नफ़रत को आम मतलब समाज का एक हिस्सा और राजनीति का हिस्सा बनाने के रास्ते से ही वो हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक वक्त आया है जब लोग एक सैलाब के तौर पे निकल रहे हैं, देश भर में निकल रहे हैं। ये बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस, बहुत मज़ेदार बात यही है कि हम में से कुछ लोग कहते हैं आप थोड़ा सा लीडरशिप लें। हम कैसे लीडरशिप लें? ये खुद हो रहा है, और हमने थोड़ा बहुत अपील किया कि ये कब तक हमें चलेगा। तो दिल्ली में एक दिन में एक प्रोटेस्ट हो ताकि सब लोग वहाँ, नहीं, किसी भी दिन में 10 हो रहे हैं, कहीं 15 हो रहे हैं। आज के वक्त में लगभग 5 जगह महिलाएं अब उन्होंने बैठ ली हैं और उठ भी नहीं रही हैं। 5 अलग जगह सिर्फ दिल्ली में, देश भर में लगभग 20 जगह हैं। और जो मोहल्ले हैं वो अपनी एक ओनरशिप चाहते हैं, ओनरशिप चाहते हैं कि हम भी करें। और ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं हैं जो घर से पहली बार निकले हैं। और क्यों निकले हैं ये बहुत क्लियर है कि वो पहचान रहे जिस खतरे की बात आप कर रहे हैं, कि अगर हम आज चुप रहें तो हम किस तरह का देश
बनने के खतरे में हैं, ये लोगों को बहुत साफ दिख रहा है। अभी और जो इंस्टीट्यूशंस की बात आपने कही कि हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस ने हमें इस वक्त में मतलब जो उनकी ड्यूटी थी उसको उन्होंने संभाला नहीं है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक तरफ संसद है, जो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह का मॉरल करेज होना चाहिए, जो जिस हिम्मत से सही का साथ देना है, वो खो गए हैं। और इनफैक्ट कईयों में उनमें से कई लोगों ने बहुत छोटे राजनीतिक फ़ायदों के लिए उन्होंने सीए के हक में भी वोट डाला है। और मैं साथ में ये भी कहूँगा गवर्नमेंट के डिफेंस में कि वो जो बिल है जिसको कैप कहते थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो एक्ट हो गया और बाकायदगी से मेजॉरिटी से पास हुआ। और एक बहुत मशहूर मिसरा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो वो टेक्निकली वो मामला ठीक लॉफुल हो गया, लॉफुल हो गया। उन्होंने हिटलर ने भी जो कुछ भी किया था लॉ के माध्यम से ही किया, इलेक्ट हुए और लॉ का किया। ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो संसद से हमें बचाव नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन ये हुआ। दूसरा है जुडिशरी, और उसमें मैं NHRC वगैरह को भी जोड़ता हूँ। जुडिशरी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जोड़ते हैं जी। जुडिशरी का देखिए, एक डेमोक्रेसी में मजॉरिटेरियन नहीं हो जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जुडिशरी माइनॉरिटीज़ के राइट, उनकी ख़ास जिम्मेदारी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हक को बचाव में खड़ा रहना। हम लोग और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कुछ किया भी है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में जो हालात हम देख रहे हैं, अयोध्या का जो जजमेंट हुआ है, कश्मीर के बाद जो हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने खासा वक्त लिया है, खासतौर पर जैसे कश्मीर वगैरह के मामले में, वो जानबूझ के डिले। और सीए के मामले में आपको कह रहे हैं कि अच्छा पहले तो आप प्रोटेस्ट करना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है प्रोटेस्ट करें या नहीं करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या मैं समझ गया। तो एक पार्लियामेंट हुआ, एक जुडिशरी की तरफ आपने इशारा किया कि जो रोल दोनों ने, NHRC का तो बहुत वक्त से ही उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मीडिया है, मीडिया भी एक स्तंभ है, माना जाता है मीडिया का एक हिस्सा कह सकते हैं आप, लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, मीडिया का एक बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप ये समझते हैं। ये हम उनसे कोई आवाज़ें नहीं सुन रहे, बट आज भी हिम्मत और इंसानियत और सच्चाई वाले मोस्टली पोर्टल्स हैं। ठीक है, तो मीडिया की तरफ भी आगे और क्या इंस्टीट्यूशन बचा? जो हायर सिविल सर्विसेज IAS IPS की बात मैंने की, क्योंकि जब मैं उसमें रहा था, सरदार पटेल ने जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इनको कहा था, आइडिया ये था कि हम बंटवारा हुआ था, दंगे होंगे, राजनीति में बहुत सारा ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये लोग बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे सही का और कमज़ोर का साथ देंगे। जो IAS है, जो IPS है, जो जुडिशल सर्विसेज के लोग हैं, ये सब लोग, ये इनकी इंटेग्रिटी रहेगी, न्यूट्रल रहेंगे, और वो भी बहुत टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये मैं यहाँ भी ये भी कहूँगा कि आप जैसे आप ने नौकरी छोड़ी है और आपके साथ और बहुत तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे IAS IPS ऑफिसर्स हैं जिनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, और वो लोग जुड़े हैं, और उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। नहीं, लड़ाई भी हो रही है, लेकिन ये जो मेन इंस्टीट्यूशंस है, तो इसलिए मेरा मानना है कि ये फैसला तो 2 जगहों में होगा। एक जगह है सड़कों पर। हम भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया था, अब वक्त आया कि हम भारत के लोग अगर उस संविधान को बचाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। बहुत लोग उसको समझ रहे हैं, इसलिए ये बात भी बार बार उठ रही है। हमारा नारा भी है, एक हाथ में तिरंगा दूसरे हाथ में संविधान, और इसके जो सिंबल्स भी हैं बहुत मज़ेदार हैं। एक तरफ गांधी जी हैं जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी
के प्रतीक हैं और एक हैं डॉक्टर अम्बेडकर जो इस संविधान के प्रतीक हैं। हम और इनको पहले किसी ने भी इकट्ठा नहीं किया था, स्पॉन्टेनियसली इन सारे प्रोटेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि दोनों की तस्वीर साथ में खड़े हैं, ये भी एक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर इसका फैसला होगा ना संसद में होगा, ना जुडिशरी में होगा, सड़कों में कुछ हद तक होगा, लेकिन आखिर में ये हमारे दिलों में होगा इसका फैसला कि क्या जो नफ़रत का एक अभियान चलाया गया है आरएसएस और उसके संगठन, और पिछले कुछ सालों में हम जो सरकार के सीधे हमारे जो लीडर्स हैं, क्या उस नफ़रत ने हमारे दिल में इतना घर बना लिया है या नहीं, ये आम हिंदुस्तानी तय करेगा। और मुझे लगता है कि आखिर में सड़कों से भी ज़्यादा दिलों की ये लड़ाई है, और ये दिलों में ही हम लोगों को तय करना होगा कि हम ये मोहब्बत के बुनियाद पे बना हुआ देश है, जैसे महात्मा गांधी ने जो शहादत दी थी और मौलाना आज़ाद ने जिसकी बात की थी, या फिर आरएसएस की सोच के अनुसार एक बटा हुआ नफ़रत पर आधारित देश होगा। मैं पल भर के लिए ये आपके सामने एक हाइपोथेसिस रखता हूँ, एक थीसिस रखता हूँ, एक बात कहता हूँ बस जल्दी से, और वो ये कि हुकूमत जो सत्ता है इस वक्त, जो सरकार है, वो क्या ऐसे 2-3 कदम उठा सकती है जिससे कि लगे कि हाँ चलिए कुछ बातचीत का थोड़ा सा माहौल बन रहा है, रिकॉन्सिलेशन, मेल जोल जिसको कहते हैं, और उसके बाद में कहीं डायलॉग, संवाद का एक रास्ता खुलता है। क्या मतलब जैसे क्रोनोलॉजी तो हम सब समझ चुके हैं, मगर क्या सीए का वापस लिया जाना ज़रूरी है, या ये ऐलान करना ज़रूरी है कि एनआरसी नहीं होगा और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो शायद 2015 में जैसा हुआ या नया होगा वैसा ना हो कि 2010 जैसा होगा? ये कहीं कोई कंप्रोमाइज़ का रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन उसके फ़िलहाल तो उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है, जिस तरह का सरकार का रवैया और जो बयान रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है एक तो सीएए में या तो वापस लिया जाए, और हमें रेफ्यूजी कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन है, उस पर हम अपना शामिल हो जाएं, जिसमें ये कहा, उसमें नॉर्म्स हैं और जिसमें कहीं धर्म या जाति के आधार पे हम फ़र्क नहीं कर रहे हैं, या फिर मुसलमानों को भी जोड़ लिया जाए, कम से कम तो ये हो। तो ये तो पहली बात हुई सीएए की। लेकिन मुझे लगता है कि जो एनपीआर की जो घोषणा उन्होंने की, और जब प्रधानमंत्री ने एक्चुअली रामलीला मैदान से खुला झूठ बोला कि हमारी सरकार ने, मतलब हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कभी एनआरसी की बात सोची ही नहीं है, जब राष्ट्रपति के जो स्पीच है संसद में, जहां उन्होंने एनआरसी का जिक्र किया है, और अमित शाह तो कई बार कहे हैं, और क्रोनोलॉजी की भी बात कहें और एनआरसी की भी बात कहें, लेकिन जब उन्होंने वो झूठ बोला तो थोड़ा बात को लगा कि एक बहुत ही ग्रेसलेस तरीके से शायद एग्जिट रूट है, बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन 2 दिन बाद एक बहुत हाई प्रोफाइल कैबिनेट मीटिंग वो बुलाते हैं, और उसमें एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जब घोषणा करते हैं, तो बहुत साफ था कि ना सिर्फ वो पीछे नहीं हट रहे हैं, और मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनपीआर के आधार पे जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होगा, वो असम से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अच्छा। हाँ, और ये देखिए, ये पूरा जो दिक्कत आई वो वाजपेयी जी के वक्त में, और इसलिए ये साफ भी है कि ये लोग बहुत लंबा सोचते हैं। वाजपेयी सरकार अगर 2004 में वापस आ जाती तो शायद ये बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि 2003 में इन्होंने 3 चीज़ें कही। सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये किया गया था, 14A सेक्शन है, एक्चुअली वो ज़्यादा खतरनाक है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपके माँ बाप में से एक भी इलीगल इमिग्रेंट साबित हुआ तो आपको तो नागरिकता नहीं मिलेगी, आपके बच्चों, भले ही उनका जन्म भी यहाँ हुआ हो, उनके जो बच्चे हैं वो कभी भी हिंदुस्तानी नागरिक नहीं बन सकते। ये पहली बात है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक इलीगल इमिग्रेंट की पहचान के लिए एक नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स बनाया जाएगा बाय रूल्स, जो इसी एक्ट के तहत बताए गए। उसके रूल्स में कहा गया कि पहले एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा।
पॉपुलेशन रजिस्टर में हम नागरिक को नहीं ढूंढ रहे हैं, कौन कहाँ बसा है उसके डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। उन डिटेल्स उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के आधार पर इन्हीं रूल्स में कहा गया है कि सरकार फिर डिसाइड करेगी, वो भी तहसीलदार के लेवल पे, कि कौन डाउटफुल सिटीज़न है, और वो डाउटफुल सिटीज़न एग्जीक्यूटिव ढूंढेगा और उनको फिर अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। और उसके बाद एक ड्राफ्ट रजिस्टर बनेगा और वो ड्राफ्ट रजिस्टर पब्लिश होगा। उसमें किसी भी नागरिक को हक है कि वो एतराज़ कर सकता है, फिर से एतराज़ कर सकता है। असम जैसे असम में हमने देखा कि बहुत लोगों ने एतराज़ किया। हाँ, वो एतराज़ वाला तो असम में भी पहला था, लेकिन पहले कम से कम हर एक को कागज़ दिखाना ज़रूरी था। तो उसमें और इसलिए अंत में 3 गुना ज़्यादा हिंदू निकले जो कागज़ नहीं साबित कर पाए असम में। तो उससे बचने के लिए अब तो जब वो कह रहे हैं कि वो तय करेंगे कि कौन डाउटफुल है, इस सरकारी रजीम में आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कौन डाउटफुल होगा, ना आपको कोई शक उसमें हो सकता है, ना मुझे। और एंड दैट इज़ लाइक इट्स अ फ्राइटनिंग प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनल, मतलब ये तो जैसे यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में हुआ था, बिल्कुल वही कहानी दोहराने की एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत गंभीर है। और इसको किसी भी हालत में हमें अलाउ नहीं करना है कि ये एनपीआर जो एनआरसी से जुड़ा हुआ है और जिसके पीछे सीएए है। देखिए, आपने फाइनली आपने डाउटफुल सिटीज़न किया, तो चलिए उसमें कुछ हिंदू को भी, जो हम जैसे लोग हैं जो जिन्होंने विरोध किया है, तो उनको भी वो कर सकते हैं। हर्ष मंदर का नाम आ जाएगा। वो तो मैंने वैसे भी कहा है कि मेरा नाम आना ज़रूरी है। अगर मेरे मुस्लिम भाई और बहनों का भी नाम आए तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। लेकिन लेकिन आखिर में आप तो बच जाएंगे क्योंकि आप हर्ष मंदर हैं। वो मैं आखिर में ये सब के बाद भी सीए भी है, तो वो आपको बचा लेगा। तो अंत में कौन इसमें जो डिटेंशन सेंटर जा सकता है, जिसके नागरिकता हक वापस लिए जा सकते हैं, वो सिर्फ मुसलमान हैं। और ये एक ऑलमोस्ट अनइम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट है। उसका उद्देश्य मेरे हिसाब से ये नहीं है कि एक्चुअली इलीगल इमिग्रेंट्स के जो थोड़ी सी संख्या हम उनको ढूंढें, उसके और तरीके भी हैं। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि इंडियन मुस्लिम बहुत कई सालों तक कुछ भी और नहीं, इस डर में रहे, इस खौफ में रहे कि कब कहाँ कौन मुझे इस देश के नागरिक के हैसियत से मेरे हक छीन ले या मेरे ऊपर उंगली उठाए, अधिकारी हो या मेरा पड़ोसी हो। इस तरह का माहौल वो बनाना चाहते थे और उसको रोकने के लिए आम हिंदुस्तानी, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई इकट्ठा बाहर खड़े हुए हैं। यही इस देश को बचाएगा। आज मैं देख रहा था, कल मैं पढ़ रहा था कि जो अकाली दल है जिसने बीजेपी का भी साथ दिया, उन्होंने कहा कि हम सीए को स्वीकार नहीं करेंगे, मुस्लिम को भी शामिल करिए। तो ये कभी भी जर्मनी में कभी नहीं हुआ कि एक भी उदाहरण नहीं है जहाँ पे जो गैर यहूदी हैं सड़क पे निकले इस तरह से अपने यहूदी भाइयों और बहनों के हकों की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी ये सरकार करे, हमारी डेमोक्रेसी और हमारी जो मोहब्बत है, इसको वो तोड़ नहीं पाएंगे, यही मेरी उम्मीद है। तो दिलचस्प बात है। देखिए कि उम्मीद की किरण, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो जर्मनी में नहीं हुआ और उस ख़तरनाक वक्त में नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में वो जो पॉजिटिव चीज़ है वो हो रही है। और इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा भी था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने जब 2002 की नरसंहार हुआ था गुजरात में, उस वक्त मैंने तय किया था कि मैं अपनी सरकारी सेवा छोड़ूंगा, क्योंकि देश जिस दिशा में जा रहा है वो मुझे बहुत ख़तरनाक दिख रहा था। और मैंने अपने एक लेख लिखा था उसमें, क्राई माई बिलव्ड कंट्री, और अंत में ये कहा था कि आज के बाद मैं कभी भी शायद सारे जहाँ से अच्छा ये गीत दोबारा गा नहीं पाऊँगा। और इस दौरान ये मैं पिछले कई हफ्तों से जब पूरे देश में घूम रहा हूँ और 1-1 लाख लोगों के जो प्रोटेस्ट्स हैं उसमें मैं बात कर रहा हूँ। इन प्रोटेस्ट की शुरुआत वो सारे जहाँ से करते हैं और अंत में
नेशनल एंथम गाते हैं। और मैं अचानक एक बार वो बच्चे गा रहे थे और मैंने साथ में गाना शुरू किया और मैंने कहा कि मैंने एक वादा किया था कि मैं नहीं गा पाऊँगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं एक बार फिर ये गाना गा सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। हर्षवर्धन, मैं बड़ा एटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं हमेशा से गाता आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मरते वक्त तक मैं गाता रहूँगा। ये मुल्क, मुझे लगता है कि बीच में ऐसे फेजेस आते हैं लेकिन फिर अचानक इस मुल्क के अवाम उठ खड़े होते हैं और फिर मुल्क को संभाल लेते हैं। हर्षवर्धन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। cineinc.com